सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव वंस अगेन। और आज हम पढ़ेंगे VCRS वेपर कंप्रेशन का टाइप 2। तो वेपर कंप्रेशन में हमने आइडियल साइकिल पढ़ ली है, ठीक है, या सिंपल वेपर कंप्रेशन हमने पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ना है वेपर कंप्रेशन विथ सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, या रेफ्रिजरेंट है, सॉरी, जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, वो क्या है, वो जो है कंप्रेस होने के बाद वो कौन से रीजन में पहुंच जाता है, वो सुपर हीटेड हो जाता है। मतलब कंप्रेस करने के बाद उसको हम सुपर हीटेड रीजन पर जो है पहुंचा देते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो, ये जो है PS डायग्राम बना रखा है और ये दे रखा है TS डायग्राम, मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, और ये प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी का डायग्राम बन रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला हायर प्रेशर हो गया कंडेंसर का प्रेशर। देखो 4 स्टेप्स यहाँ पे देखो, हमने डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। इवेपरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर और ये एक्सपेंशन डिवाइस। तो साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है, वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हायर प्रेशर पे क्या करता है, कंप्रेस करता है। अब ये लो प्रेशर पे है, देखो यहाँ से इवेपरेटर से निकल रही है, ये क्या है, लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर लाइन हमने बना दी है। जो इवेपरेटर का प्रेशर है वही जो है क्या है, कंप्रेसर के एंट्री का प्रेशर है, ठीक। यानी यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एक ही प्रेशर है, ठीक। इसको लो प्रेशर साइड भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन से पहले क्या होता है, प्रेशर हाई रहता है, और एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, प्रेशर हो जाता है हमारा कम, ठीक। तो क्या है कि ये लो प्रेशर साइड है, ये डॉटेड लाइन के अंदर वाला जितना है वो लो प्रेशर साइड है, और उसके उस साइड वाला क्या है, वो हाई प्रेशर लाइन है। अब 1 to 2 क्या होगा, कंप्रेस होगा। कैसे कंप्रेस होगा कि मतलब इवेपरेटर इफ़िशेंटली, हम काम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इवेपरेटर जो है हमारा, वो इफ़िशेंटली वर्क करता है। तो उसमें से जैसे ही रेफ्रिजरेंट बाहर आता है, ठीक है, जैसे ही कंप्रेसर के एंट्री पॉइंट पे आता है, वो ड्राई सैचुरेटेड गैस फॉर्म में आता है, ठीक है। मतलब वो कैसा है, वो गैस फॉर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका होता है। अब उसमें कोई भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट शेष नहीं है, पूरा का पूरा वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अब क्या है, कंप्रेसर को हम मानते कैसा है, कंप्रेसर हमारा जो है वो आइसेंट्रोपिकली वर्क करता है, यानी उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह चीज़ें नहीं है। तो वो क्या करेगा, अब ये सुपर आइसेंट्रोपिकली उसको कंप्रेस कर देगा हायर प्रेशर पे, जो कि क्या है, कंडेंसर का प्रेशर। यानी यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, सारा प्रेशर जो है हायर प्रेशर है, जो कि कंडेंसर का प्रेशर। अब इसको वो कंप्रेस करेगा। कैसे कंप्रेस करेगा, आइसेंट्रोपिकली, यानी S1 = S2। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है, अगर वो आइसेंट्रोपिक लाइन होती है वो कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन वो ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे पैरेलली। अगर यहाँ से जाएगी तो वो कुछ ऐसे जाएगी, अगर इधर से जाएगी तो ऐसे कुछ जाएगी, यानी इस टाइप से जाती है कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन। अब क्या करता है कि जब कांस्टेंट एंट्रोपी ये कन्वर्ट करेगा, तो इधर से तिरछा जाना है, तो ये कौन से रीजन में पहुंच जाएगा, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, वो कौन से रीजन में पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा हमारा सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कौन सा है, सैचुरेटेड गैस लाइन, और ये कौन सा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड गैस के इस पार वाली क्या होती है, सुपर हीटेड रीजन होती है। तो ये सुपर हीटेड रीजन में पहुँच गया, कहाँ तक, अप टू 0.2, ठीक है, कंडेंसर के प्रेशर तक। कंडेंसर के प्रेशर पे जैसे ही पहुंच जाता है, फिर क्या करते हैं, फिर उसको हम कंडेंसर के थ्रू पास कराते हैं। फिर कंडेंसर के अंदर जैसे ही जाता है, ये लिक्विड स्टेट में जाता है, कितना जो है इसको हीट रिजेक्ट करता है, और कहाँ तक पहुंचता है, ये जस्ट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक पहुंचता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक पहुंचेगा, ठीक। यानी कंडेंसर हमारा क्या करेगा, जो गैस फॉर्म में हमारा जो है रेफ्रिजरेंट है, उसको क्या करेगा, जस्ट लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसमें से कुछ हीट निकाल के, ठीक। वो जितनी हीट निकलेगी वो कौन सी होगी, हमारी हीट होगी, जो वो हीट होगी कंडेंसर की हीट, ठीक। फिर क्या करेगा, 3 to 4 हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है, वो कैसे वर्क करता है मैंने पहले ही बता दी है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। एंथैल्पी में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर 3 to 4 हो गया। अब 4 to 1 क्या है, ये हमारा वापस का इवेपरेटर, ठीक है। यानी इवेपरेटर के अंदर जब वो पहुँचेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ लिक्विड होगा, कुछ जो है हमारा गैस फॉर्म में होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर यहाँ से एंटर करता अगर हमारा फ्लूइड, तो वो क्या होता, पूरा का पूरा लिक्विड में होता। लेकिन अगर यहाँ से एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ वेट में है, कुछ गैस फॉर्म में है, और कुछ क्या है,
हमारा लिक्विड के फॉर्म में इसके अंदर इवेपोरेटर के अंदर हमारा जो है वो एंटर करता है। अब इवेपोरेटर में एंटर होगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ से ये हीट लेगा और 4 to 1 क्या हो जाएगा, इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी और ये इतना जस्ट बढ़ता है कि जितना कि जस्ट ड्राई सैचुरेट हो जाए, ठीक है, मतलब जस्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बस इतना ही हीट यहाँ से लेता है। इस तरह से इवेपोरेटर हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। अब ये देख लो, इसका टीएस डायग्राम दे रखा है। 1 to 2 क्या होगा सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसको इसमें जो है ये तो पता है कि जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या है, लोअर प्रेशर लाइन इधर होगी, थोड़ा नीचे ऐसे जाती है। फिर उसके बाद हायर प्रेशर लाइन, कंडेंसर की प्रेशर लाइन जो होगी वो ऐसे जाएगी। वेट रीजन में ऐसे, सुपर हीटेड रीजन में ऐसे तिरछी, और वेट रीजन में ऐसे पैरेलल, और उसके बाद फिर ऐसे तिरछी आप उसमें काटती हैं, ठीक। तो ये जाएगा 1 से 2 कंप्रेस होगा सुपर हीटेड रीजन में। फिर उसके बाद 2 to 2 डैश आएगा, 2 से फिर क्या आएगा 2 डैश, यानी यहाँ सैचुरेट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा काम कंडेंसर के अंदर ही होगा, ठीक है। पहले वो क्या करेगा, उसके को ठंडा करेगा, ठीक है। ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या करेगा, ये इसको कंडेंस कर देगा, यानी इसको लिक्विड स्टेज में चेंज कर देगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करेगा, यहाँ से फिर क्या होगा, एक्सपेंशन वर्क होना शुरू हो जाएगा। 3 to 4 एक्सपेंशन होगा। वो कैसा होगा, आइसेंथैल्पिक। तो आइसेंथैल्पिक टीएफ डायग्राम में देखो ऐसे लाइन होती है थोड़ी तिरछी, तो यहाँ से ये पहुँचेगा, तो ये वेट रीजन के अंदर पहुँचेगा, ठीक। अब मैं ज़रा अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग मार्क कर लेता हूँ। देखो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेटेड गैस लाइन है, इसको मैं 2 डैश मान लेता हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पे 3 है और इस वाले को 4 मानता हूँ और इसको मान देता हूँ 4 डैश। ऐसे यहाँ पे भी इसको 4 डैश, इसको 2 डैश और ये, ठीक है। साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब क्या करना है कि मुझे इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या है, कुछ पहले तो हमको इंथैल्पी चाहिए। देखो आपको क्या है कि इंथैल्पी जनरली जब दिया होगा आपको ऐसे निकालने को बोलेगा, आपको वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, एक टेबल दे रखा होगा। उस टेबल में आपको क्या दे रखा होगा, आपको 1 दे रखा होगा, 2 दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा। 4 नहीं दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, तो 4 आपको निकालना होगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि ये साइकिल जो है यहाँ पे देखो इस तरह से वर्क करती है, कई बार ऐसे भी वर्क कर सकती है। देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यानी ऐसे, यानी वेट रीजन से स्टार्ट हुआ कंप्रेशन और फिर जाके वो सुपर हीटेड स्टेज में होता है। इसको मैं 1 डैश मान ले, 1 डबल डैश मान लेता हूँ, इसको 2 डबल डैश मान लेता हूँ, ठीक। ऐसे भी साइकिल आपको आ सकती है। क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, रेफ्रिजरेंट जो इंटर कर रहा है वो कैसा है, वो वेट स्टेज में है, वो पूरी तरीके से क्या है, ड्राई सैचुरेट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्रेस करने के बाद क्या है, वो सुपर हीटेड स्टेज में पहुँच गया। ऐसे भी केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे केसेस में आपको क्या है कि 1 डबल डैश निकालना होगा। 1 डबल डैश कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं फार्मूला मैंने बताया कि 1 डबल डैश जो निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप, वही बेसिक फार्मूला एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ये जो फार्मूला होता है एंथैल्पी निकालने का, उसी से निकालिएगा। अब एच एफ क्या होगी, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोअर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, यही वाली वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो ये एच एफ क्या है, एच 4 डैश की जो वैल्यू होगी वही एच एफ की वैल्यू होगी, ठीक है। प्लस का एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स की, एक्स डबल 1 है, ठीक है। प्लस का एच जी की वैल्यू क्या होगी, ये 1 की वैल्यू, ठीक है। H1 इक्वल टू एच जी बोल सकते हैं, माइनस का एच एफ, ठीक है, एच एफ जो कि यहाँ के 4 डैश की वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक। यहाँ से हम आपको 1 डबल डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। और उसको यहाँ पे रख देंगे और यहाँ ऐसे 2 डबल डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। S2 निकालना होगा, S2 भी निकल सकता है बड़े आराम से। अब बात क्या है कि S2 नहीं निकल सकता है एक्चुअल में, अभी S2 नहीं निकल सकता है। S2 कैसे निकालेंगे, S2 निकालने के लिए क्या है कि S2 डबल डैश जब निकालना होता है तो हमें क्या है, यहाँ पे हमें प्योर सब्सटेंस का एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा। गैसियस स्टेज में जो हमारी बेसिक थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल है एंट्रोपी का, कैसे निकालते हैं, उसमें एंट्रोपी सिस्टम की जब वो क्या है गैसियस फॉर्म में रहे, तो S2 डबल डैश जो होगा वो हमारा हुआ S2 यानी इस स्टेज की, प्लस का CP
CpLn T2 डैश डिवाइड बाई T2 डैश, ठीक, T2 डबल डैश डिवाइड बाई T2 डैश। इस फार्मूले का यूज़ करके जो है हम वहाँ पे एंट्रोपी निकाल सकते हैं S2 डबल डैश पे, ठीक है। फार्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला कैसे आया कहिए, तो ये भी बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर चले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमारा कंडेंसर क्या है, ये कौन सा कंप्रेसर, कौन सी डिवाइस है, कंप्रेसर जो हमारी डिवाइस है यहाँ पे, ये कौन सी है, ये हमारी जो ओपन सिस्टम डिवाइस है। ओपन सिस्टम डिवाइस के लिए क्या होता है, हमारा बेसिक इक्वेशन जो है TdS इक्वल टू ds माइनस का VdP, ठीक है। एंथैल्पी निकालनी है तो ऐसे कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे एंट्रोपी एक्चुअली में निकालनी है। तो VdP क्या है, देखो यहाँ से यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अगर मान लो प्रोसेस मैं निकालता हूँ 2 डबल डैश के लिए, या मान लेता हूँ कि 2 तक के लिए, ठीक है, ऐसे या इस रीजन में या यहाँ पे कहीं भी इधर अगर निकालनी है मेरे को, ठीक है, एंट्रोपी, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए यहाँ पे। तो TdS इक्वल टू, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगी, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि dP 0 हो जाएगा। प्रेशर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम चलेंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। अब ds बराबर क्या होता है, Cp dt, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ds को इधर रख देता हूँ और Cp dt डिवाइड बाई इस T को नीचे ले आता हूँ। अगर मैं इसको फिर क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से, S2 डैश से 2 डबल डैश तक, और इसको कहाँ से करता हूँ मैं, मान लेते हैं यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है। जब भी अगर कैसे भी निकालना होगा तो वो दे रखा होगा कि हमने इतने स्टेज तक सुपर हीट किया है। अगर मान लो 2 तक करा है तो 2 तक का वैल्यू दे रखा होगा, 2 डबल डैश का दे रखा, मतलब जो भी है सुपर हीटेड स्टेट में जितना सुपर हीट किया होगा उसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। ये मान के चलिए दे ही रखा होगा, बिल्कुल एकदम 100% श्योर है। तो जहाँ से भी किया, कहाँ से करा हमने, 2 से, ठीक है, यहाँ से 2 से करा, और 2 मान लो डबल डैश तक करा तो डबल डैश तक इंटीग्रेट कर देंगे, 2 तक करा तो 2 डैश से, हाँ 2 तक करा तो 2 तक कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो T2, मान लेते हैं कि हमने इसको जो है गर्म किया है, मतलब हीट किया है 2 डैश से 2 तक, तो T2 डैश टू T2 तक, ऐसे इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, T2 डैश से S2 डैश से S2 तक, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी S2 डबल डैश माइनस का S2 डैश इक्वल टू CpLn T2, कहाँ तक का इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर S2 तक कर, जहाँ भी करना चाहें, S2 तक करना चाहें तो S2 तक, या अगर S2 डैश तक करना चाहें तो S2 डैश तक, तो T2 या फिर और T2 डबल डैश डिवाइड बाई T2 डैश, ठीक है। अगर यहाँ तक करना चाहें तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली करनी चाहें तो यहाँ तक करना चाहें तो ये वाली करनी, ये लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो S2 डैश जो आएगा वो क्या आएगा, CpLn, अगर मैं यहीं तक का मान लो हीट करता हूँ S2 डैश तक का ही, सॉरी S2 डबल डैश तक का, ठीक है, यहाँ से करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये SP डैश प्लस का CpLn T2 डबल डैश डिवाइड बाई T2 डैश, ठीक, इतना वैल्यू आ जाएगी। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके हमने क्या करना है, हमें यहाँ की एंट्रोपी निकालनी है, यानी S2 डबल डैश क्या हो जाएगा, S2 डबल डैश हो जाएगा हमारा वो S2 डैश प्लस का CpLn T2 डैश डिवाइड बाई T2 डबल डैश डिवाइड बाई T2 डैश, ठीक। ऐसे निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो अभी ये क्वेश्चन मैं दूंगा, फिर क्वेश्चन को लगाइएगा आप लोग आराम से, सबसे अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखता हूँ मैं। हाँ, तो हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है VCRS में सुपर हीटेड स्टेज का कैसे निकालना है। देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको पहले कि एक VCRS जिसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम है R40, ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टेम्परेचर लिमिट
10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 10 डिग्री और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये ऑपरेट कर रहा है हमारा। यानी ये कौन सा टेम्परेचर है, ये जो हमारा टेम्परेचर दे रखा है इवेपोरेटर का, और ये हमारा कंडेंसर का प्रेशर दे रखा है। फिर दो कंडीशन दी रखी है, क्या है, पहला कंडीशन बता रहा है कि एट एंट्री ऑफ कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर के एंट्री करते समय जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कैसा है, ड्राई सैचुरेटेड है, यानी ये वाली स्टेज हमारी क्लियर हो गई, ठीक, यानी ऐसा है कुछ, ठीक है। स्टेज में एंट्री करने से पहले वो कैसा है, ड्राई सैचुरेट हो जाता है। फिर क्या रहता है, आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यानी कंप्रेस होने के बाद में क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कितना, 60 डिग्री, ठीक। अब जरा मैं इसका पीएच और टीएस डायग्राम बनाता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें यही करना होता है, बट किसी भी डायग्राम को हमको सबसे पहले पीएच और टीएस डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ा सा बना दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में। पहले मैं पीएच डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे। और ये हमारा हो गया हायर प्रेशर साइड, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा इसमें, पीएच में चूँकि ऐसे सीधे लाइन जाएगी और इसमें भी ऐसे सीधे लाइन जाएगी। हमारे प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, कंप्रेशन वर्क, ठीक, ये यहाँ से, ठीक। तो एंट्री करते समय हमारा R40 ये जो रेफ्रिजरेंट है वो कैसा है, वो हमें ड्राई सैचुरेट दे रखा है, ठीक है, कैसा है, ड्राई सैचुरेट है, तो यानी कि यहाँ वाला पॉइंट हो गया। फिर ये कैसे करेगा, आइडियल साइकिल मानते हैं, मतलब आइसेंट्रोपिकली वर्क करेगा, तो ये जाएगी इसकी साइकिल कुछ ऐसे जाएगी, लाइन तिरछी थोड़ी, ठीक, यहाँ पे पहुँचेगी। तो ये मुझको मिल गया 2 पॉइंट, ठीक। उसके बाद क्या हो गया कि आफ्टर कंप्रेशन, हाँ ये दे रखा ड्राई सैचुरेटेड है, और उसके बाद फिर ये आएगा यहाँ पे, ठीक, इस वाले पॉइंट पे कोई सब कूलिंग नहीं दे रखा है। अगर सब कूलिंग दी होती तो वो क्या होता है, ये इधर भी जाता है, ठीक, लेकिन कोई सब कूलिंग नहीं दे रखी है, इसलिए कहाँ तक आएगा, कम कंडेंस होने के बाद ये कहाँ तक आएगा, ये तो 3 पॉइंट यहाँ मिलेगा। और फिर ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस तिरछी, सॉरी सीधा होता है इसमें, ये सीधा होगा, ऐसे आएगा, तो 4 यहाँ पे मिलेगा, तो ये हमको मिल गया। अब इसी का हम टीएस डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखो टीएस डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। हमको 2 टेम्परेचर लिमिट पता है, 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करता है, ठीक है। हायर टेम्परेचर किसका होगा, कंडेंसर का होगा हमेशा, ऊपर वाले का, ये T है और ये S, ठीक है, S है। तो हायर टेम्परेचर साइड ये वाली हो गई, और कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे जाती है, ऐसे, ये तो पता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ऐसे जाती है, ऐसे, ठीक। लोअर वाला प्रेशर जो हो गया वो किसका हो गया, ये हो गया हमारा इवेपोरेटर का प्रेशर, और ये हो गया हमारा कंडेंसर का प्रेशर। कंडेंसर को क्या बोलते हैं, शायद संघनित्र हिंदी में, जो भी, एनीवे इवेपोरेटर को नहीं पता मुझे, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट होगी साइकिल, कैसे जाएगी, आइसेंट्रोपिकली जाएगी। देखो यहाँ से कांस्टेंट एंथैल्पी है, ठीक है, S1 = S2, ऐसे यहाँ पे जाएगी, ये कांस्टेंट सीधे ऊपर जाएगी एकदम एग्जैक्ट, ठीक ऊपर, ठीक। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ठीक। उसके बाद कहाँ तक जाएगी, ये आएगी यहाँ से, फिर ये इसको क्या करेंगे, ये कंडेंसर के अंदर क्या होगा, ये फिर क्या होगा, पहले ठंडा होना शुरू होगा, यानी इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और ये वाला हमारा जो है कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, कौन से टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रही है। तो ये वाला जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कौन सा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इवेपोरेटर का प्रेशर है, ठीक, और टेम्परेचर है। और ये वाला जो टेम्परेचर होगा हमारा, देखो यहाँ पे ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला हमारा टेम्परेचर है, वो है हमारा कंडेंसर का प्रेशर, ठीक है। यानी ये कितना हो गया हमारा, TC बोल देता हूँ, ये है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और ये वाला हमारा TE, ये दे रखा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब भी हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, एंथैल्पी निकालेंगे, तो हमको क्या होना चाहिए, हमको हमेशा से इसको क्या करना है, हमेशा इसको केल्विन में चेंज कर लेना। कभी भी क्वेश्चन अगर मैं ऐसी नौबत आ जाए, मुझे एंट्रोपी निकालनी है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसमें केल्विन में ही वैल्यू रखना है, नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है। अगर एब्सोल्यूट नहीं रखेंगे तो ये वाला जो है इसका जो है तुरंत इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाता है। अगर डिफरेंस निकालना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 275 जोड़ोगे, 273 जोड़ोगे, फिर 273 माइनस कर दोगे दूसरे में से, वो तो उतना ही देगा। लेकिन अगर कहीं ऐसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करने का आ गया, तब आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम इस चीज़ को निकालते हैं। देखो यहाँ पे
तो हम लगे हाथ क्या कर लेते हैं, इसको जो है चेंज कर लेते हैं। तो हमारा TC कितना हो गया 45 प्लस का 273, ये आ जाएगा आपका 538 और ये 741 और ये 3, ठीक है। तो 318 केल्विन और ये TE जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 273, ये आ जाएगा 263 केल्विन। अच्छा, एक चीज़ और दे रखा है, आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर जो है वो हमारा 60 डिग्री है। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये वाला, ठीक है, T2 कितना है, T2 हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। T2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 60 प्लस का 273, ये कितना हो गया 3 और 6 3 हो गया 3 केल्विन हो गया टेम्परेचर। यहाँ पे अलग अलग नाम दे देता हूँ, 1 to 2 हो गया, इसको मान लेता हूँ 2 डैश, ये 3 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा जो है 3 to 4, और इसको मान लेता हूँ 4 डैश। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो पहले क्या दे रखा है हमको, यहाँ से देखो लोअर टेम्परेचर, ठीक है, यानी जो कंडेंसर का इवेपरेटर का प्रेशर है, इवेपरेटर के प्रेशर और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हमको कुछ वैल्यू चाहिए कि नहीं मिली। हाँ देखो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, इवेपरेटर का टेम्परेचर का -10 डिग्री, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको दे रखी है वैल्यू, ठीक, कौन सी वैल्यू दे रखी है, HF की वैल्यू। तो HF की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, ई वाली पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी लाइन पे है हमारा, ये 4 होगा, ये 4 डैश होगा, ठीक है, H4 डैश की वैल्यू थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगे हाथ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा 45.4, ठीक, इसकी इंथैल्पी दे रखी है, ठीक है, H, ठीक, और मुझे HD दे रखा है, वो कितना है, वो 1 की है। तो यहाँ पे H1 की, इसकी जो इंथैल्पी होगी वो किसकी होगी, Hg के बराबर, वो कितनी होगी 460, ठीक। हाँ, ये वाला मेरे को नहीं पता है, चलो उसको छोड़ देता हूँ। यहाँ वाली इंथैल्पी मेरे को पता है क्या, हाँ देखो ये इंथैल्पी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हायर टेम्परेचर के, कंडेंसर के टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मुझे ये वाली वैल्यू पता है, ठीक है। यहाँ पे इंथैल्पी जो होगी वो कितनी होगी, 2 डैश होगी Hg की तो होगी भाई, सैचुरेटेड गैस लाइन पे है, ठीक, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे इसको बोल देते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी 483, ठीक है। और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, तो ये हो जाएगी हमारी HF यानी 133.4, ठीक। अब ये और ये क्या है, कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है, तो ये वाला H4P क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 133.4, ठीक। अब इतना हमारा काम हो गया। अभी मुझको चाहिए क्या कि ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि 1 से 2 प्रोसेस कौन सा है हमारा, कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है, ठीक है। तो S1 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी हमारी S2 की वैल्यू। S1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, S1 क्या है, लोअर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो Sg की वैल्यू, लोअर टेम्परेचर यानी कंडेंसर इवेपरेटर के टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो वैल्यू मिल रही है वो कौन सी, Sg मिल रही है। तो Sg कितना हो गया हमारा यहाँ पे, S1 की वैल्यू हो जाएगी Sg के बराबर, वो कितनी हो जाएगी हमारी लोअर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग Sg की वैल्यू। तो ये हो जाएगी पॉइंट का 183। अब ये जितना हो जाएगा उतना ही ये भी हो जाएगा। तो S2 भी कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पॉइंट का 183, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि मैं यहाँ की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। देखो ये वाला ये नहीं निकाल, ये मुझको चाहिए, H2 की वैल्यू चाहिए। H2 कैसे निकालेंगे, तो H2 जो होगा वो क्या होगा, H2 डैश प्लस का Cp T2 माइनस का T2 डैश, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हमें H2 मिल जाएगा। अब ज़रा लगा के देखते हैं H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। H2 की मैंने निकाल दिया कि हायर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो Hg की वैल्यू, हायर टेम्परेचर 45 डिग्री, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Hg की वैल्यू कितनी है 483। तो 483 प्लस का Cp इसकी दे रखी होगी। मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन में दे रखा होगा जो है कि Cp की वैल्यू किसकी कितनी है, लेट I should check this।
नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखी है इसमें, तो फिर भी हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। सी पी दे रखा है, ये नहीं दे रखी है, इसको हम निकाल देंगे। H2 मेरे को नहीं पता, ठीक है। H2 हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, और ये T2 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ये कितना हो जाएगा 45। देखो इसमें 273 जोड़ें, फिर 273 इसमें जोड़े, फिर दोनों में माइनस हो जाएगा। इसलिए क्या करा कि मैंने बताया कि अगर डिफरेंस निकालना है तो फिर आप उसको केल्विन में रखो या जो है सेल्सियस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके अलावा अगर दूसरे किसी में निकालना है तो वहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। अभी H2 कितना हो जाएगा 483 प्लस का Cp, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 15, ठीक। इसको मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 मान के इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको क्या पता है, S1 इक्वल टू S2, S2 आपको पता है, S2 निकालना है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो S2 में कैसे डिफरेंस चेंज होता है वो भी निकालते हैं, ज़रा आप देखो। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 डैश प्लस का Cp ln T2 डिवाइड बाई T2 डैश, ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे S1 रख देता हूँ। S1 की वैल्यू कितनी है हमारी, जो है वो लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग H3 की वैल्यू, तो पॉइंट का 183 हो गया, प्लस का S2 डैश की वैल्यू कितनी है, S2 डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, हायर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, ये सैचुरेटेड गैस लाइन पे है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो हमारी क्या है वो S2 डैश की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखो पॉइंट का 485 प्लस का Cp, और फिर ln T2 डैश। हाँ, अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना कि इसको केल्विन में रखना ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा आंसर में डिफरेंस आएगा। तो T2 डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, T2 डैश में यहाँ पे देखोगे तो 333, सॉरी T2 की वैल्यू 333 हो गई, और T2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 डैश की वैल्यू जो है हमारी वो कौन वैल्यू है, वो है हमारी कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वही जो है T2 डैश का, ठीक है। कंडेंसर इसी में तो वर्क करता है यहाँ से, तो यही कंडेंसर है। तो ये जो है वैल्यू जो हो जाएगी, जो है टेम्परेचर की जो वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी T2 डैश की वैल्यू। अब इसको केल्विन में रखना है, तो ये केल्विन में कितना था भाई 45, तो इसको 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 318 आ जाएगा। ये ln दे रखा है, ln का मतलब क्या है, लॉग बेस ई, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको 10 का बेस कभी मत निकालना। अब जो क्या करता हूँ, ज़रा इसकी वैल्यू निकाल के मैं देखता हूँ कि कितनी आती है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, S2 इक्वल टू S1 दे रखा है मेरे को कितना, हाँ पॉइंट का 183, और S2 डैश जो दे रखा है वो पॉइंट का 485। कुछ गड़बड़ है भाई, ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए, SG की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। कौन सा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ये मेरे को डाटा एक बार चेक करना है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने दे रखा है, SG 183, लोअर हाई टेम्परेचर का पॉइंट को 485। एनीवे चलो चेक ऐसे ही लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक्चुअल में क्या है ना, ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे डाटा थोड़ा सा जो गलत दे रखा था वो क्या है, ये SG की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, और ये SF की वैल्यू, ठीक है। देखो एंट्रोपी क्या होगी, जल्दी जब गैस स्टेज में जाएगी तो वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे गलत वैल्ययहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो SG की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी 1.63, ये एक्चुअली 1.637 है, ठीक है, 1.637 है। और ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितनी है 1.587, ठीक, 1.57। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, S2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.587, और S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, ये 1.637, ठीक।
हाँ, अभी पॉजिटिव आ रहा है, तभी गड़बड़ आ रहा था, मुझे कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, डाटा लाइन में एक्चुअल में दिक्कत हो गई थी। अभी क्या करते हैं, इसको ज़रा माइनस करके फिर देखते हैं कितना आता है। तो माइनस करने के बाद ये कुछ जो है इसकी जो वैल्यू आती है वो यहाँ से माइनस करते हैं एक बार, इसको इधर लाते हैं 1.637 माइनस का 1.587, ठीक है, डिवाइडेड बाई ln 333 डिवाइड बाई 318, ठीक है, इक्वल टू सी पी। अब इसको जब सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो इसकी जो सी पी की जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो आती है करीब 1.09 समथिंग के आसपास, ठीक है, यहाँ पे 1.09 समथिंग के आसपास आती है। अब इस सी पी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दोगे तो H2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 483 प्लस का 1.09 इंटू 1.5, ये आ गया H2। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारी इसकी जो वैल्यू आती है वो लगभग 500 किलो जूल पर केजी के आसपास आती है, ठीक है। H2 की वैल्यू हमको पता हो गई। अब हमको क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1:4 होता है। तो इसमें यहाँ H1 माइनस का H4 जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो H1 मेरे को पता है कितना है, वो हमने निकाला, वो है हमारी H1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितनी है, 460 माइनस का H4 कितना है, H3 के बराबर 133.4, इसको निकालेंगे तो आएगा 326.6 के आसपास, ये इतना किलो जूल पर केजी का आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक है क्योंकि हम डार्क से मल्टीप्लाई नहीं करा है, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक है, यानी 1 किलो जूल 1 केजी अगर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा तो कितनी हमारी जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा, 1 केजी पर सेकंड की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और W इनपुट कितना आएगा, W इनपुट आएगा W2 माइनस का W1। तो W2 मेरे को पता है, यहाँ से मैंने अभी निकाला है, वो कितना है 500 माइनस का H1 कितना दे रखा है, वो लोअर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग Hg की वैल्यू 460 यहाँ से, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ से निकाल भी लिया, तो ये आएगा 40। COP निकालोगे तो COP निकालेगा RE डिवाइड बाई वर्क इनपुट, ये वैल्यू यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट की, तो यहाँ पे निकालने के बाद ये आएगा करीब 8.18 के आसपास, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ इवेपरेटर इफ़िशियंसी जो है वो दे रखी है कि अगर वो है जो है 1/3 है ऑफ एक्चुअल COP, ठीक है, या आइडियल COP, तो हमको जो है COP कितनी होगी अगर दे रखा है। ये निकाला हमने आइडियल केस में, ठीक है, यानी कोई भी उसके अंदर जो है हमारा सिस्टम है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल, ठीक। अगर इरिवर्सिबल है तब क्या, ठीक है, अगर इरिवर्सिबल है तो उसमें एफिशिएंसी का भी आ जाएगा। तो जितना भी आपने COP निकाला उस COP से क्या करना है, आइडियल एक्चुअल बराबर जो हो जाएगी, एक्चुअल COP जो हो जाएगी वो होगी COP आइडियल इनटू का एफिशिएंसी, ठीक। तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो कितनी है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और इंटू आइडियल कितना दे रखा है, वो 8.18। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे 1.818 से 3 को, तो ये कितना आ जाएगा 2.73 के आसपास ये आ जाएगी इसकी एक्चुअल COP, ठीक है। तो COP एक्चुअल आ जाएगा, वो कितना आ गया, वो जो है 2.73। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू बताइए अगर हमारी जो इवेपरेटर है उसकी एफिशिएंसी दे रखी है 1/3 है एक्चुअल के। तो क्या करेंगे हम कि रेफ्रिजरेशन जो हमारा एक्चुअल निकालना है वो क्या करेगा, आइडियल के साथ हम उसी 1/3 को क्या करेगा, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे दे रखा है कितना 1/3, और एक्चुअल में कितना आया था, हमारा रिफ्लेक्ट जो आया था वो आया था करीब 326.6 के आसपास। इसमें 1/6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आती है करीब 108.7, और ये जो यहाँ से फिर जो हमारा एक्चुअल जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा वो आ जाएगा 108.7 के आसपास, ठीक है।